हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। अभी का जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो कि इनिशियली अगर आप देखते हैं इसको तो ये इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में 8 अगस्त 2024 में। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू। इसके बाद ये जो बिल है इसको स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और अब जाके है कि हमारे पास जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी अपना रिपोर्ट दे चुकी है। तो अभी कल ऐसा है कि ये फिर से ये जो बिल है वो पार्लियामेंट में आ जाएगा फाइनल उसका शेप देने के लिए। तो देखते हैं क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल। लेकिन उसके पहले हमको जानना ज़रूरी है कि वक्फ है क्या। What is वक्फ? वक्फ is permanent dedication of property by a person for a purpose that is recognized as pious, religious and charitable by Muslim law. इस्लाम में क्या है कि वक्फ का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी है वो अपना प्रॉपर्टी देना चाहता है चैरिटेबल पर्पस के लिए, पायस पर्पस के लिए, तो वो प्रॉपर्टी दे सकता है। और यही प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। ये जो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टीज़ में आता है उससे क्या होता क्या है? उससे मॉस्क, ग्रेवयार्ड्स, उसके बाद उससे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं मुस्लिम्स के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं मुस्लिम को, और जो डिसेबल्ड मुस्लिम्स हैं या जो बहुत पुअर मुस्लिम्स हैं उनको एड भी दिया जाता है। नाउ हमारे इंडिया में वक्फ कैसे क्रिएट किया जा सकता है ये हमको देखना चाहिए कि वक्फ जो है वो क्रिएट जो होता है वो एक ही तरह से नहीं होता है, वो तीन तरीके से होता है। तो हम देखते हैं कि वक्फ जो है कैसे क्रिएट होता है। पहला जो है बाय डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू ओरल और रिटन डीड। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो चाहे कि हम अपना कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, आपका ज्वेलरीज है, कुछ भी है, उसको चाहता है कि हम एक बहुत नेक काम के लिए इसको दान करना चाहता है, तो वो एक डीड के थ्रू वो ट्रांसफ़र कर सकता है, वक्फ बोर्ड को चला जाता है, वो वक्फ प्रॉपर्टी कहला सकता है। पहला तरीका वो है। और दूसरा हम देखते हैं कि अगर कोई भी लैंड है जो कि कोई भी लैंड है जो कि बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम के चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो वैसा लैंड भी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाता है। तीसरा, एंडोमेंट अपॉन द एंड ऑफ लाइन ऑफ सक्सेशन। तीसरा तरीके से जो वक्फ बनता है वो ऐसे है कि मान लीजिए कोई परिवार है और उस परिवार में उसका जो वंशज है वो एक समय आता है कि उसका कोई आगे का उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस लिहाज में भी क्या होगा कि वो सारा उस परिवार का जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास चला जाएगा, वो वक्फ प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो ये तीन तरीका है जिससे हम देखते हैं कि इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होता था। नाउ जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को वक्फ में देता है, दान करता है, उसको वाकिफ कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसको हम कहते हैं मुतावली। ही इज़ कॉल्ड मुतावली। एंड वाकिफ जो है वो है जो कि दान दे रहा है, दान देने वाला व्यक्ति है। नाउ एक चीज़ इसमें है कि अगर किसी व्यक्ति ने या कोई प्रॉपर्टी एक बार डिक्लेयर हो जाता है कि वक्फ है, तो फिर उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किया, वक्फ को प्रॉपर्टी दान कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद हम कहेंगे कि नहीं हमको वापस कर दो। वो परमानेंट होता है, वो
पीछे नहीं हो सकता है। अब देखना ये है कि अभी आप देखिए कि इंडिया में क्या स्टेटस है, वाकफ प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है उसको देखिए, कितना बड़ा एम्पायर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी से, आप देखिए उसको। तो हम देखते हैं एज ऑफ 2024 इंडिया के पास 8.7 लाख रजिस्टर्ड इमूवेबल वक्फ प्रॉपर्टी था, जो कि 9.5 लाख एकर्स पे फैला हुआ था। आप समझिए 8.7 लाख, और वो भी रजिस्टर्ड का बात हो रहा है। अनरजिस्टर्ड हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन रजिस्टर्ड जो है दैट इज़ 8.7 लाख प्रॉपर्टी है। और इसमें हम देखते हैं कि ये कितना जगह पे फैला हुआ है, तो 9.4 लाख एकर्स में पूरे इंडिया में अगर आप देखते हैं इसका एरिया है। अच्छा, इसका मार्केट वैल्यू क्या है? इसका जो मार्केट वैल्यू है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का दैट इज़ 1.2 लाख करोड़, विच इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग और बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो जहाँ पे मैं बात कर रही थी कि 9.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड है इनके पास, तो वहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड किसके पास होता है? सबसे ज़्यादा लैंड जो है रेलवेज़ के पास है, उसके बाद मिलिट्री के पास है, और थर्ड नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड के पास है। Now, out of the total registered immovable work property, 7 are encroached, 2% are under litigation, and the status of 50 is unknown. ये जो वर्क प्रॉपर्टीज़ है वो उसका स्टेटस बहुत अजीब है, क्योंकि 50% के बारे में हमको उसका स्टेटस मालूम नहीं है, उसका प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं किया, रिकॉर्ड्स में रखा नहीं गया है। कुछ जो है एनक्रोच्ड है ना, और कहीं पर जो है वो डिस्प्यूट में है, कहीं पे वो लिटिगेशन में है, उस पर कोर्ट में केस ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, तो वो लिटिगेशन में है। तो यही स्टेटस है कि जो 7 एनक्रोच्ड है, 7% जो है वो एनक्रोच्ड है, 2% जो है अंडर लिटिगेशन है, और 50% का तो हमको स्टेटस भी नहीं मालूम है। वी डोंट नो द स्टेटस ऑफ 50%। चलिए, नेवर माइंड। नाउ ओके, नाउ जो हाफ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज जो अभी हमने बात किया कि इतना रजिस्टर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, वो कैसे यूज हो रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि 17% जो है वो ग्रेवयार्ड्स है, 16% जो है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए यूज हो रहा है, मॉस्क के लिए 14% यूज हो रहा है, और शॉप्स के लिए 13% यूज हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है इंडिया में, वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो आपने देखा ग्रेवयार्ड्स, एग्रीकल्चरल लैंड, मॉस्क, शॉप, ये सब वहाँ बने हुए हैं। नाउ अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, तो दैट इज़ उत्तर प्रदेश, उसके पास 27% है। नेक्स्ट कौन सा स्टेट आता है, तो वेस्ट बंगाल और पंजाब जो है बराबर लेवल पर है, 9% दोनों के पास है, 9% जो है टोटल, जो कहते हैं ना कि 9% इज विद वेस्ट बंगाल एंड अनदर 9% इज विद पंजाब। ओके, नाउ थोड़ा देखते हैं ये जो लॉज आए हैं, जो लॉज है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के संबंध में, उसका क्या हिस्ट्री है, उसको भी हमको देखना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के पहले कौन कौन सा एक्ट था और इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सा एक्ट आया। तो हम देखते हैं कि 1913 में, हालांकि वक्फ जो है बहुत पुराना प्रैक्टिस है, ये दिल्ली सुल्तान जब थे यहाँ पे इंडिया में तब से वो प्रैक्टिस हो रहा है, और लेकिन उसका जो हम एक हिस्ट्री जो है अगर हम ट्रेस करना चाहें तो हमको उतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम 1913 से ही करते हैं। और 1913 में हम क्या देखते हैं कि उस समय
जो वक्फ डीड्स होता था, ट्रांसफर डीड्स होता था ना, जैसे अब मैंने अपना लैंड को वक्फ बोर्ड को दान दिया तो डीड बनता था, और वो डीड जो है उस समय चल जाता था, केवल उतना ही। अगर हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया एज वक्फ तो उसका जो सेल डीड बनता है या ट्रांसफ़र डीड बनता है उतना से काफ़ी था, उसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं, इफ़ यू मूव फर्दर, इन 1923 वी सी इट वॉज मैंडेटरी टू रजिस्टर वक्फ प्रॉपर्टी। अब वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना मैंडेटरी था 1923 के एक्ट से। मूविंग फर्दर, इन 1954 हम देखते हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया और हर स्टेट में स्टेट वक्फ बोर्ड को बनाया गया ताकि वो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकें। 1954 in the independent India. Then came the 1995 Act was introduced. इसमें क्या आता है, तो ट्रिब्यूनल्स फॉर्म किया जाता है ताकि वो जो वक्फ के प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है उसको हम सॉल्व कर सकें। तो ट्रिब्यूनल्स सेटअप होता है 1995 एक्ट से। और उसमें और भी एक और चीज़ होता है 1995 एक्ट से कि उसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड स्कॉलर्स इन इस्लामिक थियोलॉजीज़ को उनको उसमें शामिल किया जाता है। तो ये 1995 एक्ट था और हमने देखा कि इसमें क्या क्या चेंजेस आया। तो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है इस्लामिक थियोलॉजी से जो आते हैं उनको उसमें रखा गया। नेक्स्ट, मूविंग टू ईयर 2013, हम लोग क्या देखते हैं कि द एक्ट को फिर से अमेंड किया जाता है टू इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ एनक्रोचर, सेकेंडली टू एक्सपैंड द साइज ऑफ द ट्रिब्यूनल, एंड थर्ड टू स्टैब्लिश ग्रेटर ओवरसाइट ऑफ वक्फ बोर्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ। मतलब इसमें क्या होता है, क्या क्या होता है, तो एनक्रोचर जो होता है, जो किसी का दखल कर लेता है, कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई ज़मीन है, हम लोग कहते हैं ना कि एनक्रोच कर लिया, कोई दखल कर दिया, तो उसका डेफिनेशन को लेआउट किया जाता है कि हु विल बी द एनक्रोचर। नाउ ट्रिब्यूनल का जो साइज़ था वो छोटा था पहले, उसको और एक्सपैंड किया जाता है 2013 के एक्ट से। और लास्ट उसमें और भी बातें आती हैं कि किस तरह से जो वक्फ बोर्ड है वो कैसे और अच्छे से रेगुलेट करे और मैनेज करे वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, इसके बारे में बातें होती हैं। ओके, नाउ प्रॉब्लम क्या था, क्यों गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया वो चाहती है कि वक्फ बोर्ड जो है या वक्फ अमेंडमेंट बिल का क्या ऐसा ज़रूरत आन पड़ा था, तो इसका बहुत सारा रीज़न है। उसमें एक तो है कि जो मैनेजमेंट हो रहा था वक्फ प्रॉपर्टीज़ का वो अच्छे से नहीं हो रहा था। बहुत जगह तो ऐसा देखने को मिल रहा था एनक्रोचमेंट हुआ है, बहुत पुअर मेंटेनेंस है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जो वक्फ ट्रिब्यूनल में जो केसेस हैं तो वो लंबित हैं, बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और पता नहीं कब तक वो जाएंगे। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमारी जो भी रूलिंग पार्टी है उसने तय किया कि नहीं, हम लोग अमेंड करते हैं और इसको बेटर करते हैं। ये जो वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट इतना पुअर हो रखा है, इसको हम लोग चेंज करते हैं और इसको और अच्छा बनाते हैं। तो ये एम को रखते हुए हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो 8 अगस्त को हम देखते हैं 2024 में किरण रिजिजू ने, हु इज़ मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, शी इंट्रोड्यूसेस इन द पार्लियामेंट, देन इट वाज सेंट टू JPC, Joint Parliamentary Committee, for further scrutiny, and now it has come back. अब आ गया है वापस और अब इस पे फाइनल ये शेप लेने जा रहा है। तो अब हम एक चीज़ हम देखना चाहते हैं कि अभी जो अमेंडमेंट बिल जो है, अभी हम उसका बैकग्राउंड देख रहे थे, उसका स्टेटस देख रहे थे, क्यों ज़रूरत था चेंज करना, वक्फ जो एक्ट है या वक्फ का जो 1995 का जो एक्ट है उसको क्यों अमेंड करना ज़रूरी था, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि 2024 का जो बिल आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसमें क्या करना चाहता है,
वो 1995 के एक्ट को रिवाइज करना चाहता है। उसमें क्या क्या वो करना चाहता है, तो काउंसिल और बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है, कौन उसमें रहेगा, हिंदू इस बार हो गया है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो पहला तो ये कि जो कॉम्पोजिशन होगा काउंसिल और बोर्ड का वो कैसा होगा। दूसरा है कि क्या क्राइटेरिया होगा, वक्फ बनाने का क्या क्राइटेरिया होगा। जैसे मैंने बताया ना शुरू में कि वक्फ बनाने का 3 क्राइटेरिया है कि कोई आदमी डिक्लेयर कर दे अपने प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी। दूसरा है कि हमने बताया था कि कोई वंशज, कोई परिवार है जिसका वंश खत्म हो गया है, तो वहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सीधे ट्रांसफ़र हो जाती है वक्फ बोर्ड के पास। और तीसरा हमने बताया था कि कोई लैंड जो है या वक्फ प्रॉपर्टी जो बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है एज वक्फ प्रॉपर्टी, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, वो एक्चुअली वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन अगर यूज़ हो रहा है बहुत दिनों से कोई भी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का भी हो सकता है या हो सकता है कि कोई मुस्लिम इंडिविजुअल का हो, वो प्रॉपर्टी भी जो है वो वक्फ बन सकता है। तो क्राइटेरिया के बारे में इसमें बात की गई है इस अमेंडमेंट बिल में। उसके बाद पावर्स की बात की गई है कि कैसे कौन आइडेंटिफाई करेगा वक्फ प्रॉपर्टी। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैं जिसको वक्फ बोर्ड कहता है कि नहीं ये तो वक्फ की ज़मीन है, तो उसके उस एरिया को भी देखने के लिए ये भी इस बिल में देखा गया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वक्फ का है या वो गवर्नमेंट का है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए। तो इन सब को लेकर हम देखते हैं कि वक्फ, यही सब एम्स को लेकर जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है पार्लियामेंट में, और जो बिल जाता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके चेयरपर्सन है मिस्टर जगदम्बिका पाल। नाउ लेट अस सी कि अब जो मेजर चीज़ है जो एक्चुअल में वो सब अभी भी चल रहा था बैकग्राउंड ही एक तरह से, लेकिन अब हम एक्चुअल आते हैं जॉइंट कमिटी रिपोर्ट का जो समरी है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तो हुआ क्या कि 2024 में जो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था हुआ था एक्चुअली, तो उसमें हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ अमेंडमेंट्स दिए हुए था, लेकिन जेपीसी जो है वो उसमें कुछ एडिशन किया है, उसने कुछ चेंज किया है। तो हम इसमें जो देखेंगे समरी में जो लास्ट में हम देख रहे हैं कि क्या क्या होने जा रहा है, जेपीसी ने क्या दिया है, तो उसमें हम तीनों संदर्भ में देखेंगे। हम पहले देखेंगे 1995 के एक्ट में क्या था, उसके बाद हम देखेंगे कि बिल जो आया था अगस्त में उसमें क्या था, और तीसरा हम देखेंगे जेपीसी जो है वो क्या बोल रहा है इस बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला को, दैट इज वक्फ बाय यूजर। नाउ अंडर द एक्ट द वक्फ कैन बी क्रिएटेड थ्रू डिक्लेरेशन, एंडोमेंट at the end of the line of succession, and third by recognition based on long term use of a property। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो कैसे हो सकता है, कैसे वक्फ प्रॉपर्टी बनता है। पहला है कि हम अपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दे कि भाई हम दान दे रहे हैं, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरा है कि कोई भी ऐसा जो है कि कोई भी परिवार है उसमें अचानक से क्या होता है कि कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है, तो फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास चला जाता है। तीसरा है कि हमने बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो बहुत दिन से लैंड है या उस तरह की प्रॉपर्टी है जो कि बहुत दिनों से मुस्लिम रिलीजियस वर्क के लिए यूज़ हो रहा है, वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट मुस्लिम का भी हो सकता है, तो वैसा लैंड जो है वो बहुत दिन तक अगर उस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो बाद में वो भी वक्फ बन जाता था। तो ये तीनों जो हमने बताया 3 तरीके से क्रिएट होता था, तो ये एक्चुअली में 1995 एक्ट में हम देखते हैं कि उस समय तक यही हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें रूलिंग पार्टी क्या कहता है, उसका बिल क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं, जो वक्फ बाय यूज़र, यानी कि जो मैंने तीसरा वाला बताया था कि कोई भी ज़मीन है जो बहुत दिन से मुस्लिम का जो
मुस्लिम के लिए जो चैरिटेबल वर्क होता है उसके लिए अगर यूज़ हो रहा है ना, तो वैसा जो प्रॉपर्टी है उसको वो हमारा जो बिल है वो कहता है कि उसको गवर्नमेंट बोली कि नहीं इसको हम हटा रहे हैं, उसको वर्क बाय यूज़र कहते हैं। वर्क बाय यूज़र वाला जो है क्लॉज उसको हम हटा रहे हैं और वो नहीं रहेगा। लेकिन जेपीसी कहता है कि नहीं, उसने थोड़ा चेंज किया है, वो कहता है कि नहीं इसको हम लोग बाद में देखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई जो लैंड है वो गवर्नमेंट का लैंड हो सकता है जो कि दिया गया है मुस्लिम के भलाई के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं वो मुस्लिम लैंड है जो कि मुस्लिम के भलाई के लिए यूज़ हो रहा है। तो जो जेपीसी ये कहता है कि ये तुमको देखना पड़ेगा ना, प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट का था कि ये मुस्लिम का ही था, तो ये देखने का ज़रूरत है। हम सीधे उसको नहीं हटाएंगे, वर्क बाय यूज़र को हम सीधे नहीं हटाएंगे, जो कि बिल जो था रूलिंग पार्टी का कह रहा था कि वर्क बाय यूज़र को हटा देते हैं, लेकिन जेपीसी कहता है नहीं हटाएंगे नहीं, आगे चल के उसको देखेंगे, उसके माइन्यूट डिटेल्स को देखेंगे क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ओके, प्रूफ ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम। द एक्ट अलाउज, जो एक्ट था 1995 का, उसमें था कि कोई भी नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है, ऐसा प्रोविजन था उसमें। लेकिन हमारा जो रूलिंग पार्टी उसका जो बिल था वो कहता है कि नहीं, जो भी करेगा उसको कम से कम 5 साल पहले से इस्लाम वो प्रैक्टिस करता हो तभी वो आप उसको वक्फ कर सकते हैं। आज मान लीजिए कि मैंने 2 दिन पहले इस्लाम कबूल किया है, तो मैं फिर 2 दिन के बाद मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मेरा प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड को अब जाएगा। कम से कम 5 साल तक आप इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप अपने प्रॉपर्टी को वक्फ को दे सकते हैं। ओके, नाउ इसमें आपका जेपीसी कमेटी क्या बोलता है? जेपीसी कमेटी बोलता है कि थोड़ा उसको ऐड करता है कि ओनली पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years कैन क्रिएट अ वक्फ। उसको थोड़ा इलेबोरेट बस कर दिया है कि उसको दिखाना होगा कि आप इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका आपको प्रूफ देना होगा, ये सब आपको देना होगा। अगर आप प्रूफ कर देते हो कि हाँ हम इस्लाम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस केस में आप वक्फ कर सकते हो। नेक्स्ट, नहीं जा ऊपर जा नहीं रहा, ठीक है। इतना बड़ा करने पे जा रहा है। These are the technical problems, sorry. Okay, now उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हमारे इंडिया में 5,973 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है 25 स्टेट में, जिसको वक्फ ने अपना प्रॉपर्टी बता दिया है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। तो इसके लिए क्या है कि बिल कहता है कि हम जो है एक कलेक्टर नियुक्त करेंगे, है ना, और कलेक्टर देखेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है ऐसा तो नहीं कि वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी था, तो ये तय करना होगा कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की है कि वो अब मुस्लिम की या वक्फ बोर्ड की है, ये इसको देखना होगा। तो कौन देखेगा? बिल कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एम्पावर किया जाएगा। लेकिन यहाँ जेपीसी कहता है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एक रैंक ऊपर के कोई व्यक्ति होंगे जो इस मामले को देखेंगे और वही स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या वक्फ का अपना जेन्युइन प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ। द एक्ट प्रोवाइड, जो 1995 का एक्ट था उसका था कि एक तरीका था कि रजिस्ट्रेशन तो करते ही है ना, हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम लोग रजिस्ट्रेशन तो करते ही हैं। तो एक प्रिस्क्राइब मेथड से वक्फ प्रॉपर्टीज जो होता था उसका रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन बिल कहता है कि नहीं, उसको प्रॉपर थ्रू
जो भी उसका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद द बोर्ड, इट शुड बी थ्रू पोर्टल एंड डाटाबेस। उसको प्रॉपर्ली हमको रजिस्टर करना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन जो है, अगर मान लीजिए कोई वक्फ प्रॉपर्टी बना है तो उसको 6 मंथ के अंदर उसको कर लेना होगा विद द बोर्ड कि ये प्रॉपर्टी जो है उसको हम रजिस्टर कर रहे हैं, उसका सारा जो तरीका है उससे करना होगा। लेकिन ये जो कमिटी है ये कहता है नहीं, 6 मंथ्स इज़ टू शॉर्ट अ पीरियड जिसमें कि कोई कर सकेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रेड टेपिज़म है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6 मंथ के बाद भी अगर कोई ये बोलता है कि कोई कारण बताता है कि देखिए मेरे पास जेन्युइन रीज़न है, मैं 6 मंथ में तो नहीं कर पाया हूँ, और स्टेट कन्विंस है कि नहीं ठीक है इसका जो रीज़न है वो जेन्युइन है, तो उस केस में उसकी जो अवधि है बढ़ा भी सकता है। Now another was composition of the वक्फ ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल बना था 1995 के एक्ट से, जिसका काम था टू सॉल्व द वक्फ डिस्प्यूट्स, उसके बारे में है। ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल था उसमें 3 मेंबर्स थे एक्चुअली। उसमें एक जो था वो एक्सपर्ट होता था इस्लाम में, और 2 उसके साथ और भी मेंबर्स होते थे। लेकिन यानी कि वो 3 मेंबर बॉडी था। जो बिल आया था 2024 में, उसमें कहा गया कि नहीं, इस एक्सपर्ट को हटाओ, ये जो इस एक्सपर्ट इन इस्लाम में उसका ज़रूरत नहीं है, अब वो 3 मेंबर बॉडी नहीं रहेगा, एक्सपर्ट को हटाओ, बस ये 2 मेंबर बॉडी होगा। लेकिन जेपीसी कहता है कि नहीं, वो जो एक्सपर्ट है वो रहेगा, और अब फिर से उसने ये तय किया है कि वो 3 मेंबर बॉडी ही रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2024 अगस्त में, वो अब पार्लियामेंट में फिर से आ चुका है, और बहुत जल्द हमारी सरकार जो है इसको आगे ले जाने वाली है, इसको एक्ट में तब्दील करने वाली है। तो देखते हैं क्या अंजाम होता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, मुस्लिम्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए न्यूज़ को, और न्यूज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके क्लैट एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है, जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेजेस हैं, वो एकदम करंट टॉपिक से पिकअप किए जा रहे हैं। उसमें कुछ एक आध क्वेश्चन स्टैटिक से पूछेगा, लेकिन जो पैसेज है वो आपका मेजर रूप में देखा जाए तो वो ले रहा है आपको करंट टॉपिक से। इसलिए आप पेपर ज़रूर पढ़िए और नोट भी कीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ पे क्या न्यूज़ है। तब तक के लिए थैंक यू।